हेलो। आज हम फिर से अपने लेक्चर के ऊपर आ गए हैं। इस लेक्चर में हम फॉर्मल लैंग्वेज और ऑटोमेटा थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, हमें जान चुके हैं कि इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हमने कुछ मशीनों के बारे में पढ़ा था, कुछ मशीनों को देखा था, जानने की कोशिश की थी। उसके बाद हम फिर वापस से आ गए मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज पे, यानी कि वो मैथमेटिकल टूल्स जो इस सब्जेक्ट में काम आएंगे, जैसे कि प्रपोजिशंस, सेट्स, सेट की दो उनको डिफाइन करने वाली दो फॉर्म्स, जैसे लिस्ट और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने कुछ सेट ऑपरेशंस पढ़े थे जो कि ट्रुथ वैल्यू रिटर्न करते हैं, जैसे कि बिलोंग्स टू ऑपरेटर, डज नॉट बिलोंग्स टू ऑपरेटर, सबसेट ऑपरेटर और प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल सेट्स देखे थे, जैसे कि एम्प्टी सेट, होल नंबर्स का सेट, नेचुरल नंबर्स का, इंटीजर्स का, रियल नंबर्स का और रैशनल नंबर्स का सेट। तो इस तरीके से हम कुछ सेट्स पे बात कर चुके हैं। अब हम कुछ सेट ऑपरेशंस की बात करने जा रहे हैं, कुछ और सेट ऑपरेशंस की बात करने जा रहे हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रुथ वैल्यू रिटर्न करें, वो कोई और वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की, हम बात करेंगे यूनियन की, और इसी तरीके से हम इस बार भी मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज को ही आगे बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन, यदि आपके पास में दो सेट दे रखे हैं, मान लीजिए आपको सेट दे रखा है ए, जिसमें कि एक 1 है, 2 है, 3 है, ये 3 एलिमेंट हैं, और एक दूसरा सेट दे रखा है बी, जिसमें भी 3 एलिमेंट हैं, जैसे कि 3, 5, 7। अब इंटरसेक्शन डिफाइन किया जाता है, इंटरसेक्शन को लिखा जाता है ए कैप, इसे कैप बोलते हैं, और बी, कैप इस सिंबल को बोलते हैं, और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारी नोटेशन है। इस तरीके से बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, तो हम दो सेट्स के बीच में ये ऑपरेशन हो रहा है, और उस ऑपरेशन का आउटपुट क्या है, उस ऑपरेशन या उस ए इंटरसेक्शन बी से जो सेट हमें मिल रहा है, उसमें वो सभी एलिमेंट होंगे जो कि ए में भी हो और साथ ही साथ में बी में भी। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कौन कौन से एलिमेंट ए में और बी में दोनों में है। तो 1 तो ए में है लेकिन 1 बी में नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी का ये एलिमेंट नहीं। 2 ए में है लेकिन 2 बी में नहीं है, तो 2 भी नहीं होगा। 3 ए में है और 3 बी में भी है, इसलिए 3 ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा। अब हम बात करते हैं 5 की, तो 5 ए में नहीं है, बी में है, तो 5 भी नहीं होगा, और 7 भी इसी कारण से नहीं होगा। तो इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी डिफाइन होता है। यदि आपने यदि हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसकी डेफिनेशन को इस तरीके से लिखते हैं कि इंटरसेक्शन बी इज set of all those elements, set of all those x's which are in A and in B. So x A में भी हो और साथ के साथ में B में भी मौजूद होना चाहिए। इसी तरीके से अब हम देखते हैं यूनियन। यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन भी एक सेट ऑपरेशन होता है, और उसको A कप B से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको बोला जाता है A यूनियन B। ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट होते हैं जो या तो ए में हो या फिर बी में हो, दोनों में से किसी एक भी जगह होंगे तो वो ए यूनियन बी में होंगे। तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए हम इसी सेट को मान रहे हैं 1 2 3, और बी हम मान रहे हैं 3 5 7 को। तो चूंकि 1 ए में है तो बी में चेक करने की जरूरत नहीं है, ए यूनियन बी में होगा, क्योंकि वो ए में या बी में किसी एक में तो है ही। सिमिलरली 2 भी ए में है तो 2 भी यहाँ पर आएगा,
तीन तीन भी ए में है, मुझे बी में चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। हालांकि मैं ये दोबारा देखने की कोशिश कर सकता हूँ कि कहीं इसमें इस सेट में तीन की डुप्लीकेसी तो नहीं हो रही, दोबारा से तो नहीं लिखा जा रहा, इसलिए मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ यहाँ 3 है, तो मैं 3 लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ये पहले से है, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि सेट्स में डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। 5 यहाँ पर नहीं है, तो मैं 5 भी ले सकता हूँ। पर बी में है, ए या बी किसी में एक में होना चाहिए, इस तरीके से हमारा ए यूनियन बी जो है ये है सेट बनता है 1 2 3 5 7। इसी चीज को यदि हम डेफिनेशन के तौर पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो हम इसको लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, या तो वे सभी एलिमेंट जो या तो ए में हो या फिर बी में हो, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक में ही होना चाहिए, दोनों में भी हो सकता है, किसी एक में भी हो सकता है, पर किसी एक में होना आवश्यक है, किसी एक में तो जरूर हो, दोनों में हो सकता है। ठीक है, वे सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में आएंगे। दूसरा एक ऑपरेशन होता है कॉम्प्लीमेंट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है यूनिवर्सल सेट। इसको कुछ लोग सेट स्पेस भी बोलते हैं, सेट स्पेस। तो क्यों सेट स्पेस बोलते हैं या क्यों यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम किसी भी समस्या पे, किसी भी सवाल पे जब हम काम कर रहे होते हैं, तो उस सवाल से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को रखने वाला जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट होता है। यानी कि यह वैसा एक सेट है जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए जितने भी आइटम्स मौजूद हैं, उन सभी आइटम्स को रखता है। उस प्रॉब्लम के लिए, उस समस्या के लिए ये सेट एक यूनिवर्स प्रदान करता है। इससे बाहर उस समस्या की चीजों को डिस्कस करने के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेट स्पेस भी कुछ इसी तरीके का नाम है, जो कि पूरे यूनिवर्स को, यानी कि आपके पास क्या क्या आइटम्स की आपको जरूरत पड़ सकती है, वो सभी उसमें मौजूद है। तो अब जब हम उसका सोल्यूशन ढूंढने चलेंगे या हम उसको डिस्कस करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे, तो हमें उस समस्या से बाहर जाने की या उस सेट से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। कई बार ये यूनिवर्सल सेट जो है क्लियर होता है, अपने आप से पता होता है, और कई बार ये हमें नहीं भी पता होता है। जब हमें नहीं पता होता तो हमें इसको पूछना पड़ता है, ये यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है। और यदि वह हमें ऑब्वियसली पता है, यानी कि वो अपने स्वतः हमें को पता लग जाता है कि यही यूनिवर्सल सेट होगा, तो हम कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि ए जो है, ए का आप कॉम्प्लीमेंट बताइए, ए में है 1 2 3। तो हम कई बार जब हम ऐसी बात कर रहे होते हैं, तो हम इसको जनरली नेचुरल नंबर्स का सेट मान लेते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स का सेट होगा। क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट होगा, यानी कि यूनिवर्स हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट को दर्शाते हैं ए बार या फिर ए प्राइम की मदद से, और इसको हम लिखते हैं वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो लेकिन यूनिवर्सल सेट में मौजूद हो, जो ए में ना हो लेकिन यूनिवर्सल सेट में मौजूद। तो अब देखते हैं कि वन यूनिवर्सल वन ए में नहीं होना चाहिए, जो भी यहाँ पर मुझे रखना है वो ए में नहीं होना चाहिए। तो 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, लेकिन 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और सभी एलिमेंट उसके बाद के जितने भी हैं वो सब हो सकते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है।
अभी तक हमने जितनी भी चीजें, मतलब हमने चूंकि सेट्स पढ़े हैं और सेट्स में हमने देखा कि सिर्फ ऑर्डर्ड चीजें ही रखी जा सकती हैं। अनऑर्डर्ड चीजों को रखने के लिए सेट एक उपयुक्त चीज नहीं है। तो अब यदि हमें अनऑर्डर्ड चीजों पे, ऑर्डर्ड चीजों पे डिस्कशन करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? तब हमको एक टूल है जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस। हम इस टूल की सहायता ले सकते हैं। सीक्वेंस वो चीजें होती हैं जिनमें जिनमें क्रमबद्धता होती है, ऑर्डरिंग होती है, लेकिन सेट्स में नहीं होती। और एक और चीज कहलाती है टपल्स। तो हम इन दोनों चीजों के बारे में अब देखने जा रहे हैं, सेट, सीक्वेंस एंड टपल्स। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको फिबोनाची सीक्वेंस लिखना है, 1 1 2 2 प्लस 1 इज 3 3 प्लस 2 इज 5, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये हमारा फिबोनाची सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में डुप्लीकेसी भी है, आप देख सकते हैं, और इस सीक्वेंस में एक क्रमबद्धता है। ये बता रहा है कि पिछली दो टर्म्स का सम जो है वो अगली टर्म बना रहा है, यानी कि 1 और 1 से 2 बनता है, 1 और 2 से 3, 2 और 3 से 5, और सो ऑन सो फोर्थ। तो इस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सीक्वेंसेस का सहारा लेते हैं। सीक्वेंसेस को डिनोट किया जाता है पैरेंथेसिस से। तो यदि आप यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो ये एक सीक्वेंस बन जाता है। इससे हम यह दिखाना चाहते हैं कि यह सीक्वेंस है, इसमें ऑर्डरिंग मैटर करेगी, उसमें मतलब रखती है, क्रमबद्धता होगी, और इसमें डुप्लीकेसी अलाउड होगी। तो इन कारणों से ये हम सीक्वेंस को हम पढ़ते हैं। लेकिन सीक्वेंस जनरली इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और फाइनाइट भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट या फाइनाइट हो सकते हैं, पर हम बात करने जा रहे हैं मोस्टली फाइनाइट सीक्वेंसेस की। तो चूंकि फाइनाइट सीक्वेंसेस की हम बात करने जा रहे हैं तो उनका एक अलग नाम होता है, टपल्स। टपल्स टपल्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, 1 2 3, इस तरीके से। तो इन्हें टपल्स कहा जाता है। साधारण सी बात है, चूंकि इन टपल्स में हम ऑर्डर का ध्यान दे रहे हैं, तो कोई भी टपल जो है, मान लीजिए यदि इसका ऑर्डर में बदल दूं, 3 1 2 कर दूं, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्योंकि ऑर्डरिंग डिफरेंट है। ऑर्डरिंग से आपका मतलब डिफरेंट है। एक शब्द आता है के टपल्स। के टपल्स में एक्चुअली ये के जो है वो यह बताता है कि इसमें कितनी चीजें हैं, कितने आइटम्स हैं। तो ये 3 टपल है, ये 3 टपल है। आप 2 टपल की बात भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 2 टपल है। 4 टपल की बात भी हो सकती है, 1 4 7 8, ये 4 टपल है, और इस तरीके से ये चलता जाएगा। ओके, एक और हम सेट भूल गए हैं, सेट ऑपरेशन नहीं, बट फैमिली ऑफ सेट्स है। दैट इज, यदि आपके साथ में एक सेट है ए 1 2 3, और यदि हम इसका पावर सेट पता करना चाहते हैं, पावर सेट एक ऐसा सेट जिसमें ए के सभी सेट्स मौजूद हों, ए के सभी सबसेट्स मौजूद हों, उसे पावर सेट बोलते हैं। यानी कि उसमें एक एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट सभी सेट्स का सबसेट होता है। इसमें वो सभी सेट्स होंगे जिनमें एक एक एलिमेंट अलग अलग होंगे, जैसे 1 2 3, राइट। फिर वो सभी सेट्स होंगे जिनमें एग्जैक्टली दो दो एलिमेंट्स हैं, सो 1 2 1 3 2 3। एंड और फिर वो सेट होंगे जिनमें तीनों के तीनों एलिमेंट हैं, सो बेसिकली
1 2 3, यानी कि ए खुद। सो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स। सो इसको हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ ऑफ पी। इसी तरीके से कार्डिनलिटी ऑफ ए यदि आप निकालेंगे तो वो है 3, क्योंकि उसमें 3 आइटम्स हैं। सो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पावर सेट वो सभी सेट्स को रखता है जो ए के सबसेट्स हो सकते हैं, जिसमें से कि ये फाई और ए स्वयं, ए और फाई ये दोनों ऐसे सेट्स हैं जो हर जगह ही अपने खुद के सबसेट्स होते हैं और इसलिए इनको ट्रिवियल सबसेट्स कहा जाता है और बाकी सारे सबसेट्स को प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। बाकी सारे सबसेट्स को प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। इनको हम प्रॉपर बोलते हैं। ये है प्रॉपर प्रॉपर सबसेट्स। However, these two are called trivial subsets. Trivial subsets. Okay, let's go to another. अब दूसरे एक टूल पर चलते हैं जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऐसा सेट है जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को, दो सेट्स को यूज करता है और दो सेट्स के एलिमेंट्स को अपने साथ रखता है। आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक सेट है ए जिसमें की है 1 2 और एक सेट है बी जिसमें कि मान लीजिए आपके पास है 2 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से। ये ए क्रॉस बी का जो सेट है ये टपल्स का सेट है, सेट ऑफ टपल्स, वेरिन जहां पर कि पहला एलिमेंट, उस टपल का पहला एलिमेंट ए से होगा और दूसरा एलिमेंट बी से होगा। इसको हम यदि सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसमें दो एलिमेंट हैं इस टपल में, ठीक है। सो इट्स टू टपल है। वो सभी टू टपल्स जिसमें पहला एलिमेंट एक्स ए से होगा, क्योंकि ए यहाँ पर लिखा है, पहले ए लिखा है, दूसरा बी लिखा है, ठीक है, दूसरा है बी। तो पहला एलिमेंट, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर करता है, तो एक्स यहाँ पर एक्स क्या डिनोट कर रहा है? पहला एलिमेंट, और वाई क्या डिनोट कर रहा है? दूसरा एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट ए में होना चाहिए और साथ में ही दूसरा एलिमेंट वाई जो है वो बी में मौजूद होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी में क्या क्या हो सकता है? सो ए में चूंकि 1 है तो पहला 1 हो सकता है, और बी में क्या है? 2 है तो ये हो सकता है 1 3 भी हो सकता है, ठीक है, और 2 2 भी हो सकता है और 2 3 भी हो सकता है। तो ये सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी के सदस्य होंगे। आप देख सकते हैं या आपको विश्वास हो गया होगा कि यदि कार्डिनलिटी ऑफ ए हमें पता है, कार्डिनलिटी ऑफ बी हमें पता है, तो ए क्रॉस बी की जो कार्डिनलिटी है, ए क्रॉस बी की जो कार्डिनलिटी है वो कुछ भी नहीं है, वो ए की कार्डिनलिटी गुना
बी की कार्डिनलिटी ये हो, राइट। इसी तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट और भी बढ़ाते जा सकते हैं। आप ए क्रॉस बी एक हमारे पास में सेट है, आप इसको दोबारा से किसी और सेट के साथ में क्रॉस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट सी हम ले सकते हैं जिसका में हम मान लेते हैं कि सी में मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट है 5, मान लीजिए एक ही एलिमेंट है, तो मैं जितने ज़्यादा एलिमेंट लूँगा उतने ही ज़्यादा एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे। तो यदि हम यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी बना रहे हैं तो इसमें हमारे पास भी कितने एलिमेंट बन जाएंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले हम इन्हें ए क्रॉस बी कर लिया और हम इसको क्रॉस सी करने जा रहे हैं। तो यानी कि अब इसमें जो भी पहले हमारे पास एलिमेंट थे वो फर्स्ट पहला एलिमेंट बनेंगे और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो सी से आएगा। तो हम वापस से इसी डेफिनेशन पे चल सकते हैं। पहला एलिमेंट जो है वो ए क्रॉस बी का होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो सी का होगा। सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में क्या होगा, ए क्रॉस बी में 1 2 होगा, 1 2 हो सकता है, राइट। तो अब चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है ये पहला एलिमेंट है और जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो सी का हो, दैट इज 5। दूसरा एलिमेंट क्या होगा 1 3 और सी का 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। हालांकि हम ऐसा करते हैं क्योंकि इसमें ऑर्डर मेंटेन्ड है और दूसरे वाले में भी ऑर्डर मेंटेन्ड है तो हम इन ब्रैकेट्स को हटा सकते हैं हम चाहें तो आमतौर पर हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं 1 2 5 1 3 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ, और इसी तरीके से बाकी सारे सेट को लिखा जा सकता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट रखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या दर्शाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये भी दर्शाते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ए और बी के एलिमेंट्स में हम यदि कोई संबंध बनाना चाहें तो मैक्सिमम या क्या क्या संबंध बनाए जा सकते हैं। ए का 2 के साथ संबंध हो सकता है, ए का 1 का 3 के साथ संबंध हो सकता है, 2 का 2 के साथ संबंध हो सकता है, 2 3 से रिलेटेड हो सकता है। यानी कि ये एक्स कॉमा वाई एक तरीके का रिलेशन बताने की भी एक तरीका हो सकता है। मैं इसको इस तरीके से इंटरप्रीट कर सकता हूँ, इसका मतलब इस तरीके से निकाल सकता हूँ कि मैं कह सकूँ कि एक्स और वाई आपस में किसी तरीके से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं।